तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, आज इलेक्ट्रिक पावर जेई का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कटिहार डिवीज़न में पूछा गया था 2022 में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीटर एलिमेंट किस तत्व से बना होता है? ए टीन, बी नाइक्रोम, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी नाइक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 2, 4 वायर इलेक्ट्रिक सर्किट में ब्लैक कंडक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए फेज, बी न्यूट्रल, सी अर्थ वायर, डी आर्मर। तो इसका सही जवाब है बी न्यूट्रल। ब्लैक वायर जो होता है वो न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, घर में वायरिंग में ग्रीन वायर डैश का संकेत है? ए फेज, बी न्यूट्रल, सी अर्थ वायर, डी डेड वायर। तो इसका सही जवाब है सी अर्थ वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सुरक्षा उपकरण डैश को कहा जाता है? ए फ्यूज, बी प्लग, सी स्विच, डी रेगुलेटर। तो इसका सही जवाब है ए फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ए लक्स मीटर, बी मल्टीमीटर, सी मेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए लक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ कंडक्टर डैश के लिए एक रास्ता प्रदान करता है? ए लीकेज करेंट, बी ओवर करेंट, सी हाई वोल्टेज, डी सर्किट करेंट। तो इसका सही जवाब है ए लीकेज करेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हर कमरे के एयर कंडीशनर में डैश होता है? ए कंप्रेसर, बी कंडेंसर, सी एवोपरेटर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए अमीटर, बी एनर्जी मीटर, सी वाट मीटर, डी ओम मीटर। तो इसका सही जवाब है ए अमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, वायरिंग सर्किट में फ्यूज को कहाँ पे रखा जाता है? ए फेज, बी न्यूट्रल, सी अर्थ, डी ऊपर से कोई भी। तो इसका सही जवाब है ए फेज में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, घूमने वाली मशीनें उपकरणों की गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए लक्स मीटर, बी टेकोमीटर, सी माइक्रोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है घूमने वाली मशीनों में बी टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत ऊर्जा की खपत को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी पोटेंशियोमीटर, सी एनर्जी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी एनर्जी मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एक इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो ऑफ के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? ए थर्मोसिस्ट स्विच, बी ओवरलोड रिले, सी टाइम डिले स्विच, डी ऊपर से कोई भी। तो इसका सही जवाब है ए थर्मोसिस्ट स्विच। क्वेश्चन नंबर 13, सीटी का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? ए वोल्टेज, बी फ्रीक्वेंसी, सी पावर फैक्टर, डी अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी अल्टरनेटिंग करंट मापने के लिए सीटी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भूमिगत केबलों को पर्याप्त गहराई पर रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? ए तापमान के तनाव को कम करने के लिए, बी मिट्टी के हटने के कारण आसानी से पता लगाने के लिए, सी वाहनों की गुजरने के कारण झटके और कंपन के लिए, डी उपरोक्त सभी कारणों से। तो इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 15, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों पर केबलों का क्या लाभ होता है? ए आसान रखरखाव, बी कम लागत, सी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, डी उच्च वोल्टेज सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बी मेन एवं ब्रेक सर्किट ब्रेकर, सी मोल्ड सर्किट ब्रेकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का फुल फॉर्म यही होता है।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अपनाई गई घरेलू एसी बिजली आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी क्या है? ए 60, बी 50, सी 75, डी 90। तो इसका सही जवाब है बी 50। भारत में 50 हर्ट्ज बिजली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस में पंप और मोटर पानी के अंदर रहते हैं? ए टरबाइन पंप, बी समरसेबल पंप, सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, डी जेट पंप। तो इसका सही जवाब है बी समरसेबल पंप में पंप और मोटर दोनों पानी के अंदर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत ऊर्जा बिल को कम करने के लिए पावर फैक्टर को रखना चाहिए। ए जितना संभव हो उतना कम, बी जितना संभव हो उतना अधिक, सी पावर फैक्टर ऊर्जा बिल को प्रभावित नहीं करता है, डी जितना संभव हो यूनिटी के करीब। तो इसका सही जवाब है जितना संभव हो उतना यूनिटी के करीब यानी 1 के करीब रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक बिजली ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डैश होती है? ए 100%, बी 98%, सी 50%, डी 25%। तो इसका सही जवाब है बी 98% किसी बिजली ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर की रेटिंग आमतौर पर डैश में व्यक्त की जाती है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी किलो वोल्ट और डी केवीए। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग सदैव केवीए में इसको डिनोट करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है? ए टैंक के अंदर ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, बी कम भार के दौरान कॉइल को ठंडा करने के लिए, सी ट्रांसफार्मर तेल ठंडा करने के लिए, डी जब हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो नमी के प्रवाह को कम करने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, जब ट्रांसफार्मर हवा पर प्रवेश करती है तो उस नमी को रोकता है, ब्रीदर का कार्य नमी को रोकना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, नम सिलिका जेल का रंग क्या होता है? ए गुलाबी, बी नीला, सी पीला, डी हरा। तो इसका सही जवाब है गुलाबी होता है नम सिलिका जेल का रंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, एक ट्रांसफार्मर में बिजली का पावर फैक्टर क्या होता है? तो ए हमेशा यूनिटी होता है, बी हमेशा लीडिंग होता है, सी हमेशा लैगिंग होता है, डी लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है डी, लोड के पावर फैक्टर पर किसी ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं? ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सी प्राइमरी वाइंडिंग, डी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका सही जवाब होगा लो वाइंडिंग में हमेशा लो वोल्टेज यानी कम टर्न जितना रहेगा उतना उसमें लो वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ए हमेशा लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग होती है, बी हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, सी लो या हाई वोल्टेज दोनों हो सकती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लो या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकती है प्राइमरी वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर में WTI का मतलब क्या होता है? ए वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, बी वाइंडिंग टेम्परेचर इंसुलेटर, सी वाइंडिंग थर्मल इंसुलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस की आमतौर पर उच्चतम दक्षता है? ए इंडक्शन मोटर, बी डीसी मोटर, सी सिंक्रोनस मोटर, डी ट्रांसफार्मर। तो सबसे अधिक दक्षता जो होती है वो ट्रांसफार्मर की होती है, 98% इसकी दक्षता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा बाहर से ही दिखाई देता है? ए बुशिंग, बी कोर, सी प्राइमरी वाइंडिंग, डी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका सही जवाब जो है वो होता है ए, बुशिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर के बाहर से भी हम उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अगर किसी इंडक्शन मोटर के
लिए कोई दो फेज आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा? ए मोटर रिवर्स दिशा में चलेगी, बी मोटर समान दिशा में कम गति से चलेगी, सी मोटर नहीं चलेगी, डी मोटर जल जाएगा। तो इसका सही जवाब है किसी दो फेज को आपस में अगर चेंज करते हैं तो उसकी दिशा भी चेंज हो जाती है, यानी मोटर रिवर्स में घूमने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 31, इंडक्शन मोटर्स की DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन शुरुआत आमतौर पर डैश प्रतिबंधित होती है? डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफार्मर इसमें बोल रहा है क्या होती है? ए कम शक्ति मोटर, बी वेरिएबल गति शक्ति मोटर, सी उच्च शक्ति मोटर, डी उच्च गति मोटर्स। तो इसका सही जवाब जो है वो है उच्च अश्वशक्ति मोटर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग छत के पंखे के लिए किया जाता है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी सिंक्रोनस मोटर, सी सीरीज मोटर, डी इंडक्शन मोटर। तो छत के पंखे के लिए हमेशा डी इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन को उच्च शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता होती है? ए लेथ मशीन, बी केंद्र प्रसारक पंप, सी लोकोमोटिव और डी एयर ब्लोअर। तो सबसे ज़्यादा जो उच्च टॉर्क की आवश्यकता शुरुआत में पड़ती है वो लोकोमोटिव रेलवे इंजन को पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 34, DC सीरीज मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए जहाँ रोलर स्थिर हो, बी जहाँ भार बार बार बदलता हो, सी जहाँ निरंतर परिचालन गति की आवश्यकता हो, डी उपरोक्त स्थितियों में से कोई नहीं। तो DC सीरीज मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अत्यधिक भार का जरूरत पड़ती है। तो इनमें से इसमें कोई आंसर सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक DC मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घट जाएगी? ए स्टार्टिंग टॉर्क, बी संचालन गति, सी पूर्ण भार करंट, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है पूर्ण भार करंट। क्वेश्चन नंबर 36, यदि सिंगल फेज मोटरों का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा? ए मोटर शुरू नहीं होगी, बी मोटर चलेगी, सी मोटर रिवर्स दिशा में चलेगी, डी मोटर कम RPM में उसी दिशा में चलेगी। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो मोटर शुरू ही नहीं होगी। इसका सही जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर के में किया जाता है? ए रिपल्सन मोटर, बी रिप्लिकेशन मोटर, सी हिस्टेरिसिस मोटर, डी यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही जवाब है डी यूनिवर्सल मोटर में का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर के में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित मोटर में से किस मोटर का उपयोग टेप रिकॉर्डर के लिए पसंद किया जाता है? ए शेडेलपोड मोटर, बी हिस्टेरिसिस मोटर, सी दो मूल्य कैपेसिटर मोटर, डी यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही जवाब है हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग टेप रिकॉर्डर के लिए पसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक यूनिवर्सल मोटर डैश पर चल सकती है? केवल AC पर, बी केवल DC पर, सी या AC या DC पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो AC और DC दोनों पर चलती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, डैश मोटरों का स्टार डेल्टा शुरू होना संभव नहीं है? ए सिंगल फेज मोटर, बी वेरिएबल स्पीड मोटर, सी कम पावर शॉर्टर की मोटर, डी उच्च गति मोटर्स। तो सिंगल फेज मोटर में हम स्टार डेल्टा नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक HP में कितने वाट होते हैं? ए 700, बी 725, सी 740, डी 746। तो एक HP में 746 वाट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, उच्च प्रवाह की आवश्यकता के लिए पंप को आमतौर पर डैश में संचालित किया जाता है?
ए पैरेलल, बी सीरीज, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए पैरेलल में ही इसको चलाया जाता है उच्च प्रवाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, जब एक सिंक्रोनस मोटर की ऑपरेटिंग गति को नए निश्चित मान में डैश के बदलने से बदला जा सकता है। एक सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेटिंग गति को निश्चित मान किस में बदला जा सकता है? ए भार बदलकर, बी आपूर्ति वोल्टेज बदलकर, सी फ्रीक्वेंसी बदलकर, डी ब्रेक बदलकर। तो इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम ऑपरेटिंग गति को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एमसीसीबी का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? ए मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, बी मिनीचर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, सी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, डी मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही जवाब है सी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी डीजी सेट में पावर नहीं है तो संभावित कारण क्या है? ए पंप ईंधन की अपर्याप्त मात्रा को इंजेक्ट कर रहा है, बी ईंधन की खराब गुणवत्ता, सी गंदा शीतलन प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए, पंप ईंधन की अपर्याप्त मात्रा को इंजेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि कोई डीजी पूरे लोड पर अत्यधिक धुआं करता है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? ए एक या अधिक सिलेंडर काम नहीं कर रहे हैं, बी तेल की खराब गुणवत्ता, सी नोजल जाम है, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, चारों चीज के कारण इंजन अत्यधिक धुआं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई डीजी शेड पर अत्यधिक सफ़ेद धुआं दे रहा है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? एक इंजन के साथ पानी मिलाया हुआ, बी लंबे समय के साथ इस्तेमाल किया गया इंजन, सी पिस्टन पर लाइन कर घिस जाना, डी उपरोक्त से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई डीजी सेट अत्यधिक ईंधन की खपत करता है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? एक जनरेटर संयोजन में गड़बड़ी, बी बाहरी आंतरिक ईंधन रिसाव, सी ईंधन टाइमिंग का गलत मूल्य, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कैपेसिटर सर्किट में जुड़े होते हैं, किस तरह जुड़े हुए होते हैं? ए पैरेलल, बी सीरीज, सी ए या बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पावर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऊर्जा की इकाई क्या है? ए किलोवोल्ट घंटा, बी किलोवाट घंटा, सी किलोवाट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 51, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ए भी बराबर आई आर, बी भी बराबर आई बटे आर, सी आर बराबर भी इंटू आई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है भी बराबर आई इंटू आर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, 3 चरण 415 वोल्ट 50 हर्ज आपूर्ति में तटस्थ वोल्टेज का चरण क्या है? यानी कि फेज ट्यून न्यूट्रल वोल्टेज इसमें पूछ रहा है, क्या होता है? ए 220 वोल्ट, बी 230 वोल्ट, सी 440 वोल्ट, डी 110 वोल्ट। तो इसका सही जवाब है जो 230 वोल्ट होता है फेज टू न्यूट्रल 415 वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 53, 500 वाट का लैंप 10 घंटे में डैश ऊर्जा की खपत करेगा? ए 10 यूनिट, बी 20 यूनिट, सी 5 यूनिट, डी 15 यूनिट। तो इसका सही जवाब होगा 5 यूनिट, यानी 500 में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आएगा। 1 केवी में होता है 1000, तो 5000 में 5 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, फैराडे डैश की एक इकाई है?
ए फ्लक्स, बी कैपेसिटेंस, सी म्यूचुअल इंडक्टेंस, डी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इसका सही जवाब होगा बी कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 55, एक बिजली का दीपक 100 वाट का चिन्हित है। यदि यह 200 वोल्ट पर काम कर रहा है, दीपक का करंट क्या है? ए 0.5 एम्पियर, बी 0.2 एम्पियर, सी 5.0 एम्पियर, डी 1 एम्पियर। तो इसका सही जवाब है ए 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 56, जब प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी वृद्धि या कमी हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा जब प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जब कैपेसिटेंस समांतर में जुड़ी होती है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? ए कम हो जाती है, बी बढ़ती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी वृद्धि या कमी होती है। तो इसका सही जवाब होगा बी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए महो, बी पाउंड या सेकेंड, पाउंड पर सेकेंड, सी ओम, डी हेनरी। तो प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 59, एक अल्टरनेटर क्या है? यह एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह एक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सी, यह एक मशीन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डी, यह एक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए, यह एक ऐसी यह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 60, रेक्टिफायर से आपका क्या अभिप्राय है? रेक्टिफायर का क्या रोल है? ए एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए, बी डीसी से एसी में परिवर्तित करने के लिए, सी एसी को एसी में बदलने के लिए, डी डीसी से डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का यूज आपको पता होगा, एसी से डीसी के लिए रेक्टिफायर का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा पावर फैक्टर को कम करता है? ए बिन मोटर बिना लोड के, बी ट्यूबलाइट, सी पंखा, डी ऊपर से सभी। तो पावर फैक्टर को ये चारों चीज़ कम करता है, मोटर बिना लोड के, ट्यूबलाइट, पंखा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर अब 62 पे आते हैं, सौर ऊर्जा डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? ए प्रकाश, बी खाना बनाना, सी बैटरी चार्ज, डी ये सभी। तो सौर ऊर्जा का उपयोग सभी चीज़ के लिए किया जाता है, प्रकाश के लिए भी, खाना के लिए भी, बैटरी चार्जिंग के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? ए कोयला, बी तेल, सी प्राकृतिक गैस, डी सौर। तो हम लोग को पता है सौर ऊर्जा को जो है वो अक्षय स्रोत है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रांसफार्मर में लॉसेज हैं? ए आयरन लॉस, बी कॉपर लॉस, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में है जो दोनों लॉस होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के तरीके क्या हैं? ए प्राकृतिक कूलिंग, बी प्राकृतिक तेल कूलिंग, सी फोर्स तेल प्राकृतिक कूलिंग, डी उपरोक्त में से सभी। तो ट्रांसफार्मर को है जो हम लोग ठंडा करते हैं वो उपरोक्त सभी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डैश विद्युत का सुचालक है? ए कॉपर, बी लकड़ी, सी आरसीसी, डी उपरोक्त में से सभी। तो कॉपर जो है वो विद्युत का सुचालक है, बाकी सब जो है वो कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 67, ओवर करंट रिले डैश के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? ए को ओवर करंट, बी ओवर वोल्टेज, सी अर्थ फॉल्ट, डी ऊपर से सभी। तो ओवर करंट जो होता है हम लोग को ओवर रिले ओवर करंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 68, अर्थ फॉल्ट रिले डैश के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? ए अर्थ फॉल्ट, बी कोर बीटिंग,
सी तेल के स्तर से भरा हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ फॉल्ट जो होता है वो रिले वो अर्थ फॉल्ट के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 69, पीटी का मतलब क्या होता है, यानी पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ए प्रेशर ट्रांसफार्मर, बी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सी पोटेंशियल थर्मामीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, 15 ओम प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाले करंट एम्पीयर को निर्धारित करें जब प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट हो। ए 3, बी 2, सी 4, डी 6। तो इसमें सीधा 60/15 कर दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 71, विद्युत कंडक्टर में कौन सी प्रॉपर्टी करंट में बदलाव का विरोध करती है। ए प्रतिरोध, बी कैपेसिटेंस, सी कंडक्टेंस, डी इंडक्टेंस। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो होगा डी इंडक्टेंस जो होती है वो विद्युत कंडक्टर में करंट के बदलाव का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वोल्टेज, प्रतिरोध और वर्तमान को माप सकता है। ए अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी मल्टीमीटर, डी वाटमीटर। तो हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा तीनों चीज़ों को माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर उल्लेखित शक्ति इंगित क्या करती है। ए केडब्ल्यू में खींची गई शक्ति, बी केवीए में खींची गई शक्ति, सी सकल शक्ति, डी आउटपुट शक्ति जो शाफ्ट पर उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब है डी आउटपुट शक्ति जो शाफ्ट पर उपलब्ध होती है वही विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर इंगित होता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि डीसी श्रृंखला की मोटर एसी आपूर्ति पर संचालित होती है तो क्या होगा। ए अत्यधिक चिंगारी, बी खराब दक्षता, सी खराब पावर फैक्टर, डी उपरोक्त में से सभी। तो डीसी मोटर को जब एसी पे चलाएंगे तो ये चारों लक्षण इसमें नज़र आएंगे, यानी अधिक चिंगारी देगी, खराब दक्षता होगा, खराब पावर फैक्टर होगा, यानी कि सभी चीज़ इसमें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, सिंक्रोनस मोटर हमेशा चलती है। ए सिंक्रोनस स्पीड पर, बी सिंक्रोनस स्पीड से कम पर, सी इससे ज़्यादा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलती है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बॉल बेयरिंग में प्रयुक्त लुब्रिकेंट आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। ए ग्रेफाइट, बी ग्रीज, सी खनिज तेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बॉल बेयरिंग के लिए हम लोग हमेशा ग्रीस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, इंडक्शन मोटर का रोटर डैश पर चलता है। ए सिंक्रोनस गति पर, बी सिंक्रोनस गति से कम पर, सी सिंक्रोनस गति से ज़्यादा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो होता है बी सिंक्रोनस गति से कम पर हमेशा चलेगा इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 78, बीएलडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग डैश पर रखा जाता है। बीएलडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग डैश पर रखा जाता है, ऑप्शन ए स्टेटर, बी रोटर, सी कहीं भी रखा जा सकता है, डी अनुपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब है बीएलडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, बीएलडीसी मोटर क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताइए। ब्रशलेस डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर, ब्रशलेस डिजिटल करंट ट्रांसफार्मर, ब्रशलेस डिजिटल सर्किट मोटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए ब्रशलेस डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक इंडक्शन मोटर के बहुत गर्म होने का संभावित कारण इनमें से क्या हो सकता है। एक कम वोल्टेज, बी असमान एयर गैप, सी भरी हुई
हवादार नलिकाएं, डी उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका सही जवाब जो है डी होगा, उपरोक्त में से कोई भी इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, निकटतम रेलवे ट्रैक के केंद्र से संचार नावों की न्यूनतम दूरी मीटर प्लस डैश में संरचना की ऊंचाई के बराबर होगी। इसका आंसर है ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी 6 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 82, दीपक की चमक कम हो जाती है। ए विसारक का उपयोग करना, बी दीपक की ऊंचाई बढ़ाना, सी निश्चित कोण पर प्रकाश को काटने के लिए रिफ्लेक्टर का उपयोग करके, डी ऊपर से सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऊपर से सभी का उपयोग करके दीपक की चमक कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, कैपेसिटेंस डैश का विरोध करता है। ए वोल्टेज का तत्कालिक परिवर्तन, बी करंट का तत्कालिक परिवर्तन, सी प्रतिरोध में तत्कालिक परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो ए है, वोल्टेज का तत्कालिक परिवर्तन में विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 84, ऊर्जा के संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा ए बनाया नष्ट किया जा सकता है, बी जलने की प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है, सी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, डी ना तो यह नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया गया लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी, इस ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, कम पावर फैक्टर का परिणाम क्या होता है। एक घाटे में वृद्धि, बी घाटे में कमी, सी नुकसान पर कोई असर नहीं, डी बेहतर उत्पादन क्षमता। तो कम पावर फैक्टर होगा तो घाटे में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86, दिन की रोशनी के अनुसार चालू या बंद करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है। ए प्रकाश पर निर्भर प्रतिरोधक, बी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सी ए या बी कोई भी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, एलडीआर इसको बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी प्रकाश पर निर्भर प्रतिरोधक इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 87, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है। ए 0, बी लीडिंग, सी लैगिंग, डी यूनिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनिटी होता है शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 88, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लाइटिंग को 2 डैश सर्किट में विभाजित किया जाता है। ए 70:30, बी 100:0, सी 60:40, डी 50/50। तो इसका सही जवाब जो है वो ए होगा, 70:30 में प्लेटफॉर्म लाइटों की सर्किट को विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, रेलवे बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार डीजी सेट आपूर्ति के साथ निम्नलिखित को जोड़ा जाना चाहिए। ए वैक्यूम परीक्षण संयंत्र, बी प्लेटफॉर्म पर वाटर कूलर, सी ऑपरेटर थिएटर के साथ अस्पताल, डी उपरोक्त में से सभी। तो डीजी को हम उपरोक्त चारों में यूज करेंगे इमरजेंसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90, आमतौर पर रेलवे में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पंप हैं। ए समरसेबल पंप, बी मोनोब्लॉक समरसेबल पंप, सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, डी उपरोक्त में से सभी। तो रेलवे में जो उपयोग होता है वो सभी, इसमें सभी पंप का यूज रेलवे में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, जोनल रेलवे में इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कौन होता है। ए PCEE, बी डिप्टी CEE, सी DRM इलेक्ट्रिक, डी CESE। तो इसका सही जवाब होगा जोनल में PCEE होता है, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 92, एक ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम इफिशिएंसी के लिए शर्त डैश है। एक, हिस्टैरिसीस नुकसान बराबर एडी करंट नुकसान, बी कोर नुकसान बराबर हिस्टैरिसीस नुकसान, सी कॉपर नुकसान बराबर आयरन नुकसान, डी कुल नुकसान बराबर 2/3 कॉपर नुकसान। तो ट्रांसफार्मर के लिए अधिक दक्षता के लिए हमेशा कॉपर नुकसान बराबर आयरन नुकसान, जब ये बराबर रहेगा तो ट्रांसफार्मर की दक्षता हमेशा अधिक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 93, पूर्ण लोड पर भी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा लॉस शून्य है? तो ए कोर क्षति, बी फ्रीक्वेंसी क्षति, सी एडी करंट क्षति, डी हिस्टेरिस क्षति। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी लॉस जिसको हम बोलते हैं, वो पूर्ण करंट पर भी लॉस शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 94, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का उद्देश्य क्या है, यानी उसका क्या कार्य है? ए तेल की स्तर को निगरानी बनाए रखता है, बी तेल स्तर को बढ़ाने के लिए, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है होगा सी, यानी दोनों काम करता है, तेल की स्तर को निगरानी भी और तेल के स्तर को बढ़ाता भी है। क्वेश्चन नंबर 95, वितरण प्रणालियों पर भार आमतौर पर डैश होते हैं। ए संतुलित, बी असंतुलित, सी तो में से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वितरण, यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड असंतुलित होता है। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर डैश से बने होते हैं। ए कांच, बी पोर्सिलीन, सी लोहा, डी पीवीसी। तो ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर जो होते हैं वो हमेशा पोर्सिलीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक चोट के खिलाफ एक केबल की रक्षा करता है? ए वेरिंग, बी शीथ, सी आर्मरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक चोट से रक्षा हमेशा केबल की आर्मरिंग करती है। क्वेश्चन नंबर 98, स्वयं को डैश के दस्ताने पहनकर लाइव सर्किट पर काम करते हुए बिजली के झटके से बचा सकते हैं। एक कंडक्टिंग मटेरियल, बी इंसुलेटिंग मटेरियल, सी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, डी उपरोक्त में से सभी। तो इंसुलेटिंग मटेरियल पहन के हम लोग बिजली के झटके से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आरसीसीबी स्टेंट, यानी आरसीसीबी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रिमोटिंग करंट सर्किट ब्रेकर, रिस्टाइंग करंट सर्किट ब्रेकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है रेसिडेंशियल करेंट सर्किट ब्रेकर, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 100, अर्थिंग इलेक्ट्रोड को हमेशा किस में रखा जाएगा? ए वर्टेलिंग पोजीशन, बी क्षैतिज पोजीशन, सी कोई भी पोजीशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। ये इसका सही जवाब होगा। टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 10 प्रश्न जो होते हैं वो राजभाषा से पूछे गए हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? ए भाग 14, बी भाग 17, सी भाग 15, डी भाग 18। तो संविधान के 17वें भाग यानी कि बी में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 102, वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? ए 20 भाषा, बी 21 भाषा, सी 23 भाषा, डी 22 भाषा। तो जैसे आप लोग को भी पता होगा कि संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी विदेश मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ए प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 104, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राजभाषा अभियान आरबीए, बी मंडल प्रबंधक, सी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डीआरएम, यानी मंडल प्रबंधक जो होता है संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? ए रेल मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी
गृह मंत्रालय, डी प्रधानमंत्री कार्यालय है। तो राजभाषा से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम जो होता है वो गृह मंत्रालय आपका तैयार करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 106, विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र पर किन भाषाओं में प्रदान किए जाने चाहिए? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी ए दोनों एवं दो, बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी कि दोनों में विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, केंद्र कर्मचारी के सरकार के कर्मचारियों के निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? ए प्रबोध, बी प्रगढ़, सी प्रज्ञा, डी प्रवीण। तो केंद्र कर्मचारियों के लिए जो है वो सी, यानी कि प्राग, इसको प्राग बोला जाता है। ये अंतिम पाठ्यक्रम केंद्र सरकार का यही है। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सभी प्रोत्साहन क्या दिए गए हैं? एक नकद पुरस्कार, बी एक मुफ्त पुरस्कार, सी पर्सनल पे, डी उपरोक्त सभी। तो हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में आपको सभी चीज़ दिया जाता है, नगद भी, एक मुफ्त भी, पर्सनल भी। क्वेश्चन नंबर 109, रीजन क्षेत्र सी से ए, बी और सी क्षेत्र में भेजे गए हिंदी में अक्षरों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? ए 100%, बी 55%, सी 30%, डी 75%। तो इसका सही जवाब होगा बी 55%, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम प्रश्न, नाम बोर्ड, साइन बोर्ड एवं पदनाम बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? ए त्रिभाषी प्रपत्र, हिंदी अंग्रेजी व क्षेत्रीय राजभाषा, बी द्विभाषी प्रपत्र, हिंदी व अंग्रेजी, सी द्विभाषी प्रपत्र क्षेत्रीय भाषा एवं हिंदी, डी त्रिभाषी प्रपत्र क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो होगा डी, यानी कि तीनों में नाम, साइन बोर्ड इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो आज का टेस्ट, आज का क्वेश्चन ये कैसा लगा आपको दोस्तों? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी इससे दुविधा क्वेश्चन के बारे में है तो कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हैं। आपकी राय का हम स्वागत करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।